हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी ही चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, हम बात करेंगे आज कुछ इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से या एनी अदर एग्जाम की दृष्टि से। आज हम देखेंगे नेमिंग रिएक्शन पर। कुछ नेमिंग रिएक्शन पर हम बात करेंगे आपसे, वो 1 बाय 1 करके थ्योरेटिकल रूप एंड विथ इक्वेशन के 1 बाय 1 एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं नेमिंग रिएक्शन के साथ साथ। नेमिंग रिएक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से। और इसके पहले आपको पता हो, मैंने आज लेक्चर अपलोड किया था आपके लिए, संकरण कैसे ज्ञात करते हैं या संकरण क्या होता है, इस प्रकार की हमने जानकारी आपको दी थी। इसके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफी लेक्चर आपको कक्षा 12 के दे चुका हूं। और इसके पहले आपके PYQ जो नीट और जेई से लेवल से संबंधित थे, उन पर मैं बात कर चुका हूं। वो जो क्वेश्चन थे आपके, सभी के सभी क्वेश्चन को मैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे चुका हूं मैं आपको MCQ के रूप में, तो उनको भी आप देखें। ठीक है, आइए आज से हम कुछ नेमिंग रिएक्शन में बात करेंगे। क्या होती है नेमिंग रिएक्शन? नाम वाली रिएक्शन। जो नेमिंग रिएक्शन मतलब है उनके नाम के अकॉर्डिंग ही काम होता है। तो आइए नेमिंग रिएक्शन पर फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन बात करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन हो गई हुन्स डीकर अभिक्रिया, क्योंकि हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। 1-2 लेक्चर लेंगे हम नेमिंग रिएक्शन की। हम काफी आज एक लेक्चर नेमिंग रिएक्शन का ले रहे हैं, इसके बाद भी एक नेमिंग रिएक्शन लेंगे। जितना पॉसिबल हो सके उतना पॉसिबल हम करेंगे नेमिंग रिएक्शन पर। ठीक है, नाम वाली अभिक्रियाएं हम बहुत सारी संख्या में लेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या है आपका हुन्स डीकर अभिक्रिया। तो बच्चों हुन्स डीकर अभिक्रिया की बात करें तो हुन्स डीकर अभिक्रिया क्या है, तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। हुन्स डीकर अभिक्रिया कहती है क्या, हुन्स डीकर अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमीन से क्रिया होती है। किसकी होती है? मोनोकार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवण से। बनता क्या है? ब्रोमो एल्केन बनता है। ठीक है, जैसे कि देखिए हमने कहा क्या है, तो हम कहते हैं कि मोनो, ध्यान देना आपके सामने लिख रहे हैं भाषा, कोई लिखा हुआ तो है नहीं यहाँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप समझते भी चले जाएंगे और आप काम भी बन जाएगा। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या होगी? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया कर ब्रोमो एल्केन देते हैं। इस बात का ध्यान, यही कहलाती है आपकी हुन्स डीकर अभिक्रिया। जब थोड़ी थ्योरी लिखिए तो देखो वीडियो कैसी है। देखिए मैंने कहा हुन्स डीकर अभिक्रिया क्या है, तो मैंने आपको बताया कि हुन्स डीकर अभिक्रिया होता क्या है कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसके जो सिल्वर लवण होते हैं, सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया कर ब्रोमो एल्केन देते हैं। क्या देते हैं डियर? ब्रोमो एल्केन देते हैं। अब कैसे देते हैं उसको हम समझा रहे हैं आपको। ब्रोमो एल्केन देते हैं, यही हुन्स डीकर अभिक्रिया कहलाती है। इस बात को भी जान लीजिए। जैसे मैंने कहा आप मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या, तो मोनोकार्बोक्सिलिक कहलाते हैं ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो एक कहलाएगा, मोनो का मतलब होता है एक, कार्बोक्सिलिक का मतलब होता है COOH, जिसके पास एक COOH हो वही मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक में R COOH है। इसका मतलब है
सी डबल OH क्या है, मोनो कॉर्बोक्सिलिक अम्ल है। अब यहां से हाइड्रोजन परमाणु को आप अलग कर दीजिए और सिल्वर लगा दीजिए, तो हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण। क्या हो गया, यही कहलाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण, जो क्या करेगा, सिल्वर लवण CCl4 के उपस्थिति में। देखो ये कर दी कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम पाइरीन भी कहते हैं। मैथेन का पॉलीक्लोराइड है आपका, और Br2 से क्रिया कर रहे हैं, कुछ नहीं होना है आपका। आपको जानते Ag जाएगा Br के पास, आन सचना AgBr हो गया, प्लस सी डबल दिखाई दे रहा है आपको, ये CO2 हो जाएगा आपको। अब देखिए ये R जाएगा इस Br के पास, देखिए RBr, इसी को बोलते हैं ब्रोमो एल्केन। मतलब नेमिंग रिएक्शन का मतलब होता है कि नाम का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ये करेंगे ही करेंगे क्रिया, इन नेमिंग रिएक्शन होती है ब्रोमो एल्केन। जैसे और एग्जांपल देखें, R की जगह पर चलो हमने CH3 लिया और हमने CH2 लिया, एथिल ग्रुप ले लिया सपोज दैट, और हुआ क्या, सी डबल Ag, और कराई क्रिया किससे, ब्रोमीन से, फिर क्या क्या वही CCl4 के पास कराई। अब जब इससे कराई अभी क्रिया हमने, तो होगा क्या, आपको जानते हैं Ag जाएगा Br के पास, तो AgBr प्लस सी डबल O है तो CO2 प्लस ये जाएगा इसके पास, तो हो गया क्या, CH3 CH2 Br, जिसे हम बोलते हैं ब्रोमो एथेन। बताइए कोई दिक्कत, इसे ब्रोमो एथेन बोलते हैं। अगर और भी देखें, अगर R की जगह पे एथिल ग्रुप पर लगे आप मेथिल ग्रुप ही ले, तो देखो CH3 सी डबल O Ag, और ये आपकी Br2 से क्रिया, और ये CCl4 की उपस्थिति होना वही है, Ag जाएगा Br के पास, तो AgBr, सी डबल OH इसको अलग कर दिए CO2, क्या गया CH3 है Br के पास, CH3Br, CH3Br, इसे बोलते हैं ब्रोमो मैथेन। बताइए कोई दिक्कत। तो हॉन्सेटिगर अभिक्रिया मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। हॉन्सेटिगर का मतलब होता है कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सिल्वर लवण है, यदि इनकी अभिक्रिया आप ब्रोमीन से कराते हैं, तो आप इस बात को जान लीजिए, जब ब्रोमीन से अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, आपको जानते हैं, जब ब्रोमीन से क्रिया होगी तो आपके सामने लिखा है स्पष्ट रूप से कि ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। ये डीएन कहलाता है आपकी हॉन्सेटिगर अभिक्रिया। बताइए समझ में आई कि नहीं समझ में आई, नोट भी कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं आपके सामने आगे। ठीक है, अब आइए, अगर नोट कर लिया हो वीडियो को पॉज करके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पर। लिखा वो मिटाया, मतलब मेहनत की पानी लग गया। चलिए अगर हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करें, तो अगली हेडिंग होगी आपकी दूसरी अभिक्रिया के बाद कॉर्बेल अभिक्रिया। कौन सी होगी, कॉर्बेल एमीन अभिक्रिया। क्या होगी सर, कॉर्बेल एमीन अभिक्रिया होगी आपकी। कॉर्बेल एमीन अभिक्रिया क्या है, तो आपको बता दें, कॉर्बेल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसका एक नाम हो सकता क्या है, आइसो साइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी होता है। कार्बन एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, और हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। कि आइसोसाइनाइड टेस्ट होता क्या है और कार्बन एमीन परीक्षण क्या होता है। तो जी आपके सामने स्पष्ट है। 2 मिनट के लिए आप रुकेंगे। थोड़ी लाइट की समस्या थी, इसलिए आप थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था। अब आइए हम अपने लेक्चर पर पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट की समस्या रहेगी तो सभी समस्याएं आपके लिए होंगी, हमारे लिए भी होंगी। थोड़ा एडजस्ट करके आप भी पढ़िए, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको लिखा कॉर्बेल एमीन अभिक्रिया, ये इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या है, इस पर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। देखिए
अगर आइसोसाइनेट परीक्षण पर हम बात करें तो होता क्या है, इस पर देख लीजिए। देखिए आइसोसाइनेट परीक्षण का मतलब होता क्या है कि जब प्राथमिक एमीन, अब प्राथमिक एमीन चाहे आपकी, एक मिनट मुझे लगता है बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा होगा, दिखाई दे रही क्या करें, व्यवस्थाएं गड़बड़ हो चुकी है, अभी इन्वर्टर बैठ गया। जब प्राथमिक एमीन, आपका प्राथमिक एमीन चाहे आपका एरोमेटिक हो या आपका एलिफेटिक हो, ये बात ध्यान रखना। प्राथमिक एमीन की, मैं जो हम एमीन की बात कर रहे हैं, वो एमीन आपका चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, पर प्राइमरी एमीन होना चाहिए। तो इसलिए कहा जब प्राथमिक एमीन क्या हो, जब प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म, जब प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म हुआ एल्कोहलिक की OH से क्रिया करता है, तब आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। तब क्या प्राप्त होते हैं, आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। यही हम लिखा है कि जब प्राथमिक एमीन, अब प्राथमिक एमीन आपका चाहे एरोमेटिक के रूप में हो और चाहे एलिफेटिक के रूप में, अगर उसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश जिसे बोलते हैं QH से कराता है, तो आपका होता है आइसोसाइनाइड प्राप्त होंगे। आपके क्या प्राप्त होंगे, आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड टेस्ट। कैसे, प्राथमिक एमीन का मतलब ही होता है कि प्राथमिक एमीन का मतलब भी यही होता है कि NH2 समूह का होना। देखिए NH2 समूह का होना ही प्राथमिक एमीन है। देखो मतलब एरोमेटिक में ले लें हम, चाहे लिख रहे हैं एरोमेटिक में लिए, देखो ये एरोमेटिक बेंजीन के रूप में CCH5 और NH2 लगाया, तो ये कहलाएगी प्राथमिक एमीन। इसका नाम होता है एनिलीन, एरोमेटिक ले लिया। अगर एलिफेटिक में लें तो ले लिया हमने C2H5 NH2, जिसे बोलते हैं एथिल एमीन। तो चाहे एरोमेटिक लीजिए एथिल, किस किस से, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश। कैसा होना चाहिए, वो भी एल्कोहलिक, क्लोरोफॉर्म, इसे भी कराएं क्लोरोफॉर्म, और किसके साथ, कास्टिक पोटाश के साथ कराई दिया। तो क्या होगा, उसने कहा आइसोसाइनाइड प्राप्त होंगे। कैसे होंगे, थोड़ा समझ रखना। ये जो के होगा यहाँ के Cl को उठा लेके आएगा, तो होगा KCl, लेकिन 3 होंगे तो 3, ये के होगा Cl से उठा लेगा 3KCl, तो क्या लगेगा, 3 यहाँ लगेंगे, उसी 3 यहाँ लगेंगे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए CCH5N देखा, और देखिए थोड़ा सा C6H5N, और यहां से उठाया C, बना लें C6H5N, C6H5N और C। अब बचा क्या, 2 HG है और 1 G, 3 और 3 6 और 3 O, सो गया 3H2। हो गया ऐसे। देखो के गया Cl उठा गया 3KCl, 3 के 3 अगर होना क्या, CCH5N और आएगा C, तो देखो C2H5N और C, C2H5N और C, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 O, हो गया क्या 3H2। इसे बोलते हैं एनिलीन आइसोसाइनाइड, और इसे बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। इसको आप लिखिए थोड़ा सा, क्योंकि डिस्टरबेंस तो है थोड़ा, मानता हूं आपकी। ठीक, देखिए तो मैंने आपको यही बताया कि कार्बन अमीन अभिक्रिया का मतलब क्या है। कार्बन अमीन अभिक्रिया एक प्रकार का आइसोसाइनाइड परीक्षण है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है। इसमें होता क्या है कि जब भी किसी भी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया आप
क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास से कराए, लेकिन कास्टिक पोटास कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक फॉर्म होना चाहिए, ALC। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आइसोसाइनाइड हमें प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्या कहा जाता है इसको, आइसोसाइनाइड परीक्षण। ठीक है, आइसोसाइनाइड परीक्षण बार कहलाता है, ये आप देख लीजिए। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण। दूसरी बात, इसमें या तो आप एरोमेटिक लें, तो एरोमेटिक हमने एनिलीन लिया, एलिफेटिक लें तो एलिफेट में हमने एथिलीन लिया। तो इस प्रकार आपकी दो रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो नेमिक रिएक्शन में पहली आपने देखा हुन डी कर अभिक्रिया, दूसरी आपने देखा कार्बन एमिन अभिक्रिया। अब थर्ड पर बात करेंगे हम राइमर टीमान अभिक्रिया। ठीक है, क्या चलेंगे हम, राइमर टीमान अभिक्रिया पर। आइए, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, आइए अगली अभिक्रिया होगी आपकी राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमन टीमान अभिक्रिया, राइमन टीमान अभिक्रिया दो होगी जो ये सैलिसिलिक अम्ल और सैलिसिल एल्डिहाइड भी हमें बना कर देगा। देखिए, सैलिसिलिक अम्ल और सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ कराते हैं तो बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड, और क्लोरोफॉर्म की जगह पर यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाए तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। दोनों ध्यान, मैं क्या कहता हूं, मैंने कहा कि जब फिनॉल, ध्यान देना, मैंने कहा कि जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म या CCl4 के साथ, जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म या CCl4 के साथ एल्कोहलिक QH के साथ क्रिया करता है, तब क्या होगा, तब सैलिसल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, अम्ल बनता है। इस बात रखना है। तो सीधी सीधी बात है, अगर फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और QH से होती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड, और फिनॉल की क्रिया CCl4 और QH से होती है तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। दोनों पॉइंट देखो, एक बार बता दो, सपोज दैट ये फिनॉल है, सपोज दैट का ये फिनॉल ही है, अभी बेंजीन हो गया, ये फिनॉल हो गया, इसकी क्रिया हमने क्लोरोफॉर्म लिया और KOH ले लिया। ठीक, होना कुछ नहीं है, के जाएगा Cl को उठाएगा, बनाएगा 3KCl। ठीक है, और ये CH है, O को लेगा और यहां जुड़ जाएगा। देखो 3 लगा दे पहले, तो 3 हो गया, दोबारा सुनना, हुआ क्या, ये के गया, Cl को उठाया, 3KCl, 3 उठाया, तो CH का करेगा, यहां से O उठाएगा और कहां जुड़ेगा, यहाँ CH O उठाएगा, जुड़ेगा कहां, यहाँ देखो, खुद देख लीजिए आप, OH है, CH गया, O उठाया और जुड़ गया। अब जब यहां जुड़ा तो हाइड्रोजन तो निकला होगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, कितने हो गए, ये हो गए, एक दो हो गए। ध्यान देना हमारी बात को, नहीं यहाँ का तो हाइड्रोजन चला गया, एक यहाँ का हाइड्रोजन और 3 है 4, और 4 का मतलब 2 जल गए। इसे बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हो। दोबारा सुनो रिएक्शन को, अगर हमने क्लोरोफॉर्म की जगह पर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, जी फिनॉल है, अगर हमने CHCl3 न लेकर हमने CCl4 ले लिया, वही KOH होगा, एल्कोहल, तो क्या होगा देखो, यह के जाएगा वैसे प्रक्रिया, Cl को उठाएगा, 4KCl बनेगा,
यहाँ अच्छा लगा। अब सी जाएगा, यहाँ से ओ उठाएगा और इसकी जगह मुड़ पे जुड़ेगा। तो देखो इस प्रकार ओ एच और ये गया सी, इसी जगह। तो जब यहाँ जुड़ा तो यहाँ से एच निकला होगा, वो एच इस यहाँ से लेगा 2 ढिया ओ, तो हो गया ओ एच और 2 जल के अणु, यही करेगा। इसे बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। तो कहने का मतलब है यदि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया आपने पढ़ी भी होगी, यदि क्लोरोफॉर्म फिनॉल और क्यूएच हो तो सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, और फिनॉल के साथ साथ CCl4 इसकी जगह ए ले ले तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। इसको भी नोट कर लीजिए। ये विचार करने वाली बातें हैं, कहां पर कंपाउंड कैसे क्रिएट होगा और कहां पर कंपाउंड कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो? ये आपकी सिंपल सी अभिक्रियाएं थी जो आपको अभी आपने 3 रिएक्शन समझे। पहली होन्सडीकर, कार्बेलामिन और राइमंड टिमान। डिफरेंस क्लियर हो गया? अब चलिए हम बात करते हैं अगली अभिक्रिया पर। ठीक है, अगली अभिक्रिया की बात करें तो अगली अभिक्रिया भी और सिंपल है। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन थी, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए बार बार कहता हूं, अच्छे ध्यान रखिए। अभिक्रिया की बात करें तो आप देखना, मैं बात करता हूं अब वोल्टेज अभिक्रिया की। ठीक, और यहीं पर बात करूंगा वोल्टेज फिटिंग की, साथ में करूंगा इनकी बात। ठीक, वोल्टेज फिटिंग की भी और वोल्टेज अभिक्रिया की। ठीक, अब ध्यान देना वोल्टेज अभिक्रिया होती क्या है, तो आपको पता है यह एल्केन बनाने का एक मेथड होता है। जब आपको एल्केन बनाना हो तो वोल्टेज अभिक्रिया के द्वारा आप बना सकते हैं। क्या होता है आपको पता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के 2 मोल सोडियम धातु से क्रिया कर एल्केन देते हैं। सुनना, दोबारा कहता हूं, मैं कहता हूं, दोबारा कहता हूं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के 2 मोल सोडियम धातु से क्रिया कर, मैंने कहा शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के 2 मोल सोडियम धातु से क्रिया कर एल्केन देते हैं। क्या देते हैं? एल्केन देते हैं। इस बात को बताना, इसी को बोलते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। ये बताना, मैंने कहा इन द प्रेजेंट ऑफ ड्राई, देखिए ड्राई ईथर और एल्किल हैलाइड के कितने मोल? 2 मोल, तो 2 लिख लिया। किसके साथ जाएगा? सोडियम धातु के साथ। कुछ नहीं होना, क्या जाएगा? एल्केन, एन जाएगा एक्स के साथ तो NaX बनेगा। अब 2 R बचे तो सिंगल बॉन्ड R, यहाँ तो एक एक्स था 2 लगा दिया, 2 Na हो गया, 2 रह, यही हमें कहलाएगा एल्केन। क्या कहलाएगा? एल्केन। अगर आप R की जगह पर मेथाइल ग्रुप लेते हैं तो देखो CH3 और ये Cl, तो मेथिल या मेथाइल क्लोराइड, और देखिए सोडियम धातु लिया हमने, उसी होने क्या Na जाएगा Cl के पास तो NaCl, लेकिन लेना है 2 अणु तो 2 लेंगे। अब बचे क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे हम क्या बोलते हैं? एथेन। देखो कितना क्लोरीन? 2, तो 2 सोडियम 2। बताइए कोई दिक्कत हो? तो ये आपकी थी वोल्टेज अभिक्रिया। अगर आप वोल्टेज फिटिंग जाए तो वोल्टेज तो आप जानते हैं कि एल्किल हैलाइड वाला सिस्टम चलेगा। फिटिंग से आप जान लेंगे क्या? एरोमेटिक, मतलब इसमें एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, 2 काम चलते हैं इसमें। वोल्टेज फिटिंग में होता है एक, मतलब प्रक्रिया होगी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा काम, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा काम, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होने, शुष्क उपस्थिति में एक एलिफेटिक व एक एरोमेटिक यौगिक
एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक हैलाइड सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, धातु से क्रिया करते हैं, इस बात ध्यान करते हैं। फिर क्या हुई है आपको देख लीजिए, यहां पर ओनली वोल्टेज था तो केवल एलिफेटिक कंपाउंड ने क्रिया करी एल्केन ने, और यहाँ वोल्टेज के साथ साथ फिटिंग सब लगा। अच्छा, इसको फिट करना है हमें, और फिटिंग करेंगे तो एक एरोमेटिक हैलाइड कंपाउंड चलता है। देखिए, एक एलिफेटिक लिया हमने आर एक्स, एरोमेटिक लिया हमने ए आर एक्स, मतलब ये एरोमेटिक हो गया। किसी क्रिया कराई सोडियम धातु से कराई, वो देख रहे ए एक्स एक्स एन ए एक्स, तो बना क्या ए आर आर बना। एग्जाम्पल बताए, आर की जगह लिया आपका CH3 लिया आपने CL, ए आर की जगह बेंजीन है आपकी, और क्या लगा Cl लगा दिया प्लस Na, तो NaCl और Cl यहाँ दो थे तो दो लगा दे पहले, तो दो लग जाएंगे। ऐसे एक ClCl तो 2NaCl और 2Na तो यहाँ लगेगा। बताइए, अभी बेंजीन है जो उठ के चले एक मुड़ी पर, तो देखो देखिए ACl Na के साथ क्या NaCl, और ये बेंजीन से लगा, इसे बोलते हैं टॉल्यून। क्या बोलते हैं? टॉल्यून, हिंदी वर्ड लिखते हैं टॉल्यून। बस है, तो ये आपके वोल्टेज अभिक्रिया लिखिए या वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, तो दोनों रिलेटिव हैं, बस वोल्टेज अभिक्रिया जो होगी वो आप देखते हैं वो ओनली हैलाइड की दो लेगा, और फिटिंग जो अभिक्रिया होगी, जो फिटिंग अभिक्रिया होगी वो क्या होगा, ओनली एक एल्केन और एक एरोमेटिक लेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार एक अभिक्रिया होती है ओनली फिटिंग अभिक्रिया, उस पर थोड़ी सी बात करने रहे, और एक फ्रैंकलाइन, दो अभिक्रिया पर बात करेंगे अभी हम। देखो, इसकी बात कर रहा हूं मैं, फिर मैं इन तीनों को एक साथ लेकर बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए तीनों में तुलना करके मैं दोबारा बताऊंगा। मैं पहले दो अभिक्रिया और बता दूं आपको, फिर यहीं पर लेक्चर आपका कंप्लीट होगा। देखिए पहले एक बार देख लो, मैं वीडियो अभी गड़बड़ तो नहीं है कुछ। ठीक है, आइए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखिए मैंने कहा फिटिंग अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? फिटिंग अभिक्रिया। अभी आपने क्या देखा, आप फिटिंग के साथ साथ देखेंगे हम एक फ्रैंकलाइन अभिक्रिया, कौन देखेंगे? फ्रैंकलाइन अभिक्रिया। ये दो रिएक्शन है, इसके बाद थोड़ा सा रिवाइज टाइप करवाऊंगा और फिर लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, तो फिटिंग अभिक्रिया की बात करें, फिटिंग अभिक्रिया क्या है? सिंपल सा फंडा होगा, वोल्टेज अभिक्रिया थी कि दो एल्केन हैलाइड, वोल्टेज फिटिंग आया तो एक एल्केन हैलाइड एक एरोमेटिक हैलाइड, अब फिटिंग के लिए बढ़ आ गई तो दोनों के दोनों, अर्थात 2 मोल एरोमेटिक हैलाइड के, एरोमेटिक हैलाइड 2 मोल क्या करेंगे? एरोमेटिक हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करते हैं, इसका ये पहचान होती है। तो आप खुद देखिए, मैंने कहा कि फिटिंग अभिक्रिया क्या होगा, 2 मोल के चलेंगे एरोमेटिक के और 2 मोल एरोमेटिक हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेंगे Na से। देखो कैसे करेंगे, आप खुद देख लीजिए। एरोमेटिक है तो देखो हमने बेंजीन के रूप में ले रहा हूं, 2 एरोमेटिक, ये बेंजीन है, 2 मोल लेना है तो 2 एरोमेटिक मतलब एक्स ले लिया, किससे क्रिया करेंगे? Na से, तो NaX जाएगा तो NaX, लेकिन X कितना है? 2 2 है तो 2, अब 2 डी बेंजीन बची तो किस प्रकार हो जाएगा, देखो 1 2, इसे बोलते हैं डाई फेनिल। क्या बोलते हैं इसे? डाई फेनिल। अगर सिंपल फॉर्म में लिखना तो लिख लीजिए C6H5, या Cl लिखना तो लिख लीजिए Na लिख लीजिए, अथवा की बात करता और लगा दी बीच में। ठीक है, Na अगर Cl लेगा तो NaCl, अब 2 डी बनेंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, 2 लगा दीजिए, 2 लगाएंगे 2 लगाएंगे, 2 Na लगाएंगे 2 लगाएंगे, इसे बोलते हैं डाई फेनिल,
डाइफिनल या बाइफिनल, कुछ भी कह दीजिए। ये फिटिंग अभिक्रिया होती है। और फ्रैंकलैंड क्या होता है आपको जानते हैं, जिंक धातु की क्रिया होती है, अर्थात जिंक धातु क्रिया करते हैं। देखो दोबारा लिखता हूं मैंने कि जब इसका उल्टी थी पता चलेगा कि सब अब की थ्योरी लिखवाई, इसकी थ्योरी नहीं लिखवाई, गड़बड़ हो जाए कुछ। देखना मैंने कहा जब दो मोल एल्किल हैलाइड, जब 2 मोल एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, फिर क्या हुई है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करती है तो एल्केन बनता है। इस बात करेंगे। मैंने कहा कि जब 2 मोल एल्केलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति, सोडियम नहीं, यहां थोड़ी गलती हो गई, जिंक से क्रिया करती है तो एल्केन बनते हैं। वोल्टेज अभिक्रिया में सोडियम धातु क्रिया करेगा एल्केलाइड से, फ्रैंकलैंड में जिंक धातु क्रिया करेगा। दोनों में ध्यान देना। देखिए 2 मोल एल्केलाइड की जगह 2 मोल एल्केलाइड किससे क्रिया करेगा, जिंक धातु से। तो जिंक अगर एक्स को ले गया वो बना लेगा Zn(X2), क्यों, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो Zn वो बना लेगा R सिंगल वन R, इसी को बोलते हैं एल्केन। एग्जांपल देखिए आज ले लिया आपने C2H5 ले सकते, यहाँ ले लिया Br 2 लगाया, इसे आपको जानते हैं क्या बोलते हैं, एथिल ब्रोमाइड। और के लिए जिंक धातु, तो जिंक अगर Br बनाएगा और Zn Br2 बनेगा, और बनेगा क्या C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। अगर इसको ऐसे लिखा तो लिख दो C कितने हो 4 C4 5 5 C4H5, इसे बोलते हैं हम ब्यूटेन। बताइए समझ में। तो आप खुद ध्यान देना है कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं कैसी कैसी दी जाती हैं और कहाँ कहाँ उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो आपने खुद जाना। अब मैं इन दोनों में कुछ वोल्टेज अभिक्रिया के बारे में, फिटिंग अभिक्रिया के बारे में और वोल्टेज फिटिंग तीनों में डिफरेंस जानने का प्रयास करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं। इसको आप लिख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। आइए क्योंकि यदि आप ध्यान से देखते होंगे तो आपको ये सभी के सभी नेमिंग रिएक्शन जो 6 से 7 समथिंग हमने आपको की हैं उस पर हम ध्यान देंगे। थोड़ा आप तक लिख लीजिए जब तक। आइए बच्चों, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, क्या करें। आइए अब मैंने बात की क्या, हम थोड़ी बात करें सबसे पहले वोल्टेज। वोल्टेज में क्या होता है हम बात करेंगे। वोल्टेज फिटिंग में क्या होता है, ठीक। और हम बात करेंगे ओनली फिटिंग में क्या होता है। अगर कभी भी वोल्टेज अभिक्रिया का है, दो तीनों प्रक्रिया हुई है, ड्राई ईथर, तीनों में हुई क्या, ड्राई ईथर, तीनों प्रक्रिया हुई है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब क्या है, शुष्क ईथर। तीनों में हुई हुआ वोल्टेज हो, जब वोल्टेज फिटिंग हो ओनली फिटिंग हो। और साथ साथ में क्या हुआ, इसमें भी सोडियम लेंगे और यहां भी सोडियम की बात होगी और यहां भी सोडियम की बात होगी। वोल्टेज हो या वोल्टेज फिटिंग हो या ओनली फिटिंग हो, तीनों में ड्राई ईथर चलेगा, अर्थात शुष्क ईथर चलेगा। और तीनों में सोडियम चलेगा, सोडियम चलेगा। बात समझ आई। वोल्टेज चलेगा और सोडियम चलेगा, ड्राई ईथर होगा और सोडियम चलेगा। अब डिफरेंस ओनली वोल्टेज हो तो 2 एल्किल हो गए हैलाइड के, और वोल्टेज फिटिंग हो तो 1 एल्किल हैलाइड। और देखो तो नीचे लिख रहा हूं इसको थोड़ा, ठीक है, ओनली फिटिंग है। और एक वोल्टेज फिटिंग का हो 1 एल्किल हैलाइड और 1 एरोमेटिक हैलाइड, ठीक। और ओनली फिटिंग की बात करें हम, ओनली फिटिंग की, तो इसमें दोनों के दोनों एरोमेटिक हैलाइड। बताइए वोल्टेज हो चाहे वोल्टेज फिटिंग हो, ओनली फिटिंग हो, तीनों में सोडियम शुष्क ईथर। बात वोल्टेज होगी तो 2 एल्किल हैलाइड, वोल्टेज फिटिंग होगी तो 1 एल्किल हैलाइड 1 एरोमेटिक। फिटिंग बढ़ आ गया तो दोनों अलग। ओनली फिटिंग हो तो दोनों के दोनों एरोमेटिक।
क्लियर? दोनों के दोनों क्या होंगे? दोनों के दोनों क्या होंगे आपके? एरोमेटिक। ठीक है, अब क्या होना आपके, क्या हुई, एन जाएगा एक्स के पास तो एन एक्स बनाएगा। ठीक है, 2x से 2 लग जाएगा, 2 है तो 2 लग जाएंगे, और बचेगा आर सिंगल वन आर एल के बना। यहाँ का होगा दोनों के दोनों जी इसके साथ जाएगा, 2 और लेकर तो 2 एन एक्स होगा और ए आर एक्स बनेगा, और यह भी जाएगा एन के साथ है तो ये भी एन एक्स बनाएगा, और 2 एल है तो एल सिंगल वन एल डाई एल बन जाता है। पास है? तो आप खुद देखिए, आपके लिए मैंने आज ये नेमिंग रिएक्शन आपको करवाए। आप बताइए कैसी आपको लगी, अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, जिससे आज की ये नेमिंग रिएक्शन आपके लिए जो हमने प्रयास किया अच्छे समझाने के लिए वो आपकी कंप्लीट हुई होंगी। आपको जो की समस्या हुई हो या यदि समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दें, जिससे हम नेक्स्ट फिर इसका, जैसे कि आप देख लीजिए, हम कह सकते हैं इसको हमारा फर्स्ट लेक्चर है नेमिंग रिएक्शन का। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा भी लेक्चर लेके आएंगे नेमिंग रिएक्शन का, तीसरा भी लेके आएंगे, चौथा भी, जितना भी पॉसिबल होगा, जितनी जितनी नेमिंग रिएक्शन है उनको हम कंप्लीट करने का बेड़ा उठाए हुए हैं। और आपको भी प्रयास यही करना है कि नेमिंग रिएक्शन को जितना हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए, और अच्छे से पढ़िए। कोई समस्या हो तो आप हमें बताएंगे। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए।